नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान पार्ट 13B। जब से मुंशी संजीवन लाल तीर्थ यात्रा को निकले और प्रताप चंद्र प्रयाग चला गया, उसी समय से सुदामा के जीवन में बड़ा अंतर आ गया था। वह ठेके के कार्य को उन्नत करने लगी। मुंशी संजीवन लाल के समय में भी व्यापार इतनी उन्नति नहीं हुई थी। सुदामा रात रात भर बैठी ईंट पत्थरों से माथा लड़ाया करती और गाड़े चूने की चिंता से व्याकुल रहती। पाई पाई का हिसाब समझती और कभी कभी स्वयं कुलियों के कार्य की देखभाल करती। इन कार्यों में उसकी ऐसी प्रवृत्ति हुई कि दान और व्रत से भी वह पहले का सा प्रेम न रहा। प्रतिदिन आय वृद्धि होने पर भी सुदामा ने व्यय किसी प्रकार का न बढ़ाया। कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ना, और यह सब इसलिए कि प्रताप चंद धनवान हो जाए और जीवन पर्यंत सानंद रहे। सुदामा को अपने होनहार पुत्र का अभिमान था। उसके जीवन की गति देखकर उसे विश्वास हो गया था कि मन में जो अभिलाषा रखकर मैंने पुत्र मांगा था वह अवश्य पूर्ण होगी। वह कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों से प्रताप का समाचार गुप्त रीति से लिया करती थी और उनकी सूचनाओं का अध्ययन उसके लिए यह रोचक कहानी के तुल्य था। ऐसी दशा में प्रयाग से प्रताप चंद्र के लोप हो जाने का तार पहुंचना मानो उसके हृदय पर ब्रज का गिरना था। सुदामा एक ठंडी सांस ले मस्तक पर हाथ रख बैठ गई। तीसरे दिन प्रताप चंद्र की पुस्तक, कपड़े और अन्य सामग्रियां भी आ पहुंची। यह घाव पर नमक का छिड़काव था। प्रेमवती के मरने का समाचार पाते ही प्राणनाथ पटना से और राधाचरण नैनीताल से चले। उसके जीते जी आते तो भेंट हो जाती, मरने पर आए तो उसके शव को भी देखने का सौभाग्य न हुआ। मृतक संस्कार बड़ी धूम से किया गया। 2 सप्ताह गांव में बड़ी धूमधाम रही। तत्पश्चात राधाचरण मुरादाबाद चले गए और प्राणनाथ ने पटना जाने की तैयारी आरंभ की। उनकी इच्छा थी कि स्त्री को प्रयाग पहुंचाते हुए पटना जाए, पर सेवती ने हठ किया कि जब यहाँ तक आए हैं तो बिरजन के पास भी अवश्य चलना चाहिए, नहीं तो उसे बड़ा दुख होगा। समझेगी कि मुझे असहाय जानकर इन लोगों ने भी त्याग दिया। सेवती का इस उचाट भवन में आना मानो पुष्पों में सुगंध का आना था। सप्ताह भर के लिए सुदिन का शुभागमन हो गया। बिरजन बहुत प्रसन्न हुई और खूब रोई। माधवी ने मुन्नू को अंक में भरकर बहुत प्यार किया। बाहर की बैठक कई मास से बंद थी, आज उसके भी भाग्य जागे। उजरा हुआ घर बसा। प्रेमवती के घर जाने पर बिरजन उस गृह में अकेली रह गई थी। केवल माधवी उसके पास थी। हृदय ताप और मानसिक दुख ने उसका वह गुण प्रकट कर दिया जो अब तक गुप्त था। वह काव्य और पद रचना का अभ्यास करने लगी। कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है और सच्ची भावनाएं चाहे वे दुख की हो या सुख की, उसी समय संपन्न होती है जब हम दुख या सुख का अनुभव करते हैं। बिरजन इन दिनों रात रात भर बैठी भाषा में अपनी मनोभावों के मोतियों की माला गूंथा करती। उसका एक एक शब्द करुणा और वैराग्य से परिपूर्ण होता था। अन्य कवियों के मनों में मित्रों की वाह वाह और काव्य प्रेमियों के साधुवाद से उत्साह उत्पन्न होता है, पर बिरजन अपनी दुख कथा अपने ही मन को सुनाती थी। सेवती को आए 2-3 दिन बीते थे। एक दिन बिरजन से कहा, मैं तुम्हें बहुधा किसी ध्यान में मगन देखती हूँ और कुछ लिखते भी पाती हूँ, मुझे ना बताओगी? बिरजन लज्जित हो गई, बहाना करने लगी कि कुछ नहीं, यूं ही जी कुछ उदास रहता है। सेवती ने कहा, मैं ना मानूंगी। फिर वह बिरजन का बॉक्स उठा लाई जिसमें कविता के दिव्य मोती रखे हुए थे। विवश होकर बिरजन ने अपने नए पद सुनाने शुरू किए। मुख से प्रथम पद का निकलना था कि सेवती के रोए खड़े हो गए, और जब तक सारा पद समाप्त न हुआ वह तन्मय होकर सुनती रही। प्राणनाथ की संगीत ने उसे काव्य का रसिक बना दिया था। बार बार उसके नेत्र भर आते थे। जब बिरजन चुप हो गई तो एक समा बंधा हुआ था, मानो कोई मनोहर राग अभी थम गया है।
सेवती ने बिरजन को कंठ से लिपटा लिया, फिर उसे छोड़कर दौड़ी हुई प्राणनाथ के पास गई, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाकर हर्ष से दौड़ता हुआ अपने साथियों को दिखाने जाता है। प्राणनाथ अपने अफसर को प्रार्थना पत्र लिख रहे थे कि मेरी माता अति पीड़ित हो गई है, ये तो सेवा में प्रस्तुत होने में विलंब हुआ। आशा करता हूँ कि 1 सप्ताह का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। सेवती को देखकर चट अपना प्रार्थना पत्र छिपा लिया और मुस्कुराए। मनुष्य कैसा धूर्त है, वह अपने आप को भी धोखा देने से नहीं चूकता। सेवती, तनिक भीतर चलो, तुम्हें बिरजन की कविता सुनवाऊं, फड़क उठोगे। प्राणनाथ, अच्छा, अब उन्हें कविता की चाट हुई है? उनकी भाभी तो गाया करती थी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। सेवती, तनिक चलकर सुनो तो, पीछे हंसना, मुझे तो उसकी कविता पर आश्चर्य हो रहा है। प्राणनाथ, चलो एक पत्र लिखकर अभी आता हूँ। सेवती, अभी यही मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपके पत्र नोच डालूंगी। सेवती प्राणनाथ को घसीट ले आई। वे अभी तक यही जानते थे कि बिरजन ने कोई सामान्य भजन बनाया होगा, उसी को सुनाने के लिए व्याकुल हो रही होगी, पर जब भीतर आकर बैठे और बिरजन ने लजाते हुए अपनी भावपूर्ण कविता प्रेम की मतवाली पढ़नी आरंभ की तो महाशय के नेत्र खुल गए। पद क्या था, हृदय के दुख की एक धारा और प्रेम रहस्य की एक कथा थी। वह सुनते थे और मुग्ध होकर झूमते थे। शब्दों की एक एक योजना पर, भावों के एक एक उद्गार पर लहापोट हो जाते थे। उन्होंने बहुतेरे कवियों के काव्य देखे थे, पर यह एक उच्च विचार, यह नूतनता और यह भावोत्कर्ष कहीं दिख न पड़ा था। वह समय चित्रित हो रहा था जब अरुणोदय के पूर्ण मलयानिल लहराता हुआ चलता है, कलियां विकसित होती है, फूल महकते हैं और आकाश पर हल्की लालिमा छा जाती है। एक एक शब्द में नवविकसित पुष्पों की शोभा और हिमकिरणों की शीतलता है। उस पर बिरजन का सुरीलापन और ध्वनि की मधुरता सोने में सुगंध थी। ये वे छंद थे जिन पर बिरजन ने हृदय को दीपक की भांति जलाया था। प्राणनाथ प्रहसन के उद्देश्य से आए थे, पर अब तो वस्तुतः ऐसा प्रतीत था मानो छाती से हृदय निकल गया है। एक दिन उन्होंने बिरजन से कहा, यदि तुम्हारी कविताएं छपे तो उनका बहुत आदर हो। बिरजन सिर झुकाकर बोली, मुझे विश्वास नहीं कि कोई इनको पसंद करेगा। प्राणनाथ, ऐसा संभव ही नहीं। यदि हृदय में कुछ भी रसिकता है तो तुम्हारे से आनंदित हो जाता है। जो पक्षियों के कलरव और चांदनी की मनोहारिणी छटा का आनंद उठा सकते हैं, तो वे तुम्हारी कविता को अवश्य हृदय में स्थान देंगे। बिरजन के हृदय में वह गुदगुदी उत्पन्न हुई जो प्रत्येक कवि को अपने काव्य चिंतन की प्रशंसा मिलने पर और कविता के मुद्रित होने के विचार से होती है। यद्यपि वह नहीं करती रही, पर वह नहीं हाँ के समान थी। प्रयाग से उन दिनों कमला नाम की एक अच्छी पत्रिका निकलती थी। प्राणनाथ ने प्रेम की मतवाली को वहां भेज दिया। संपादक एक काव्य रसिक महानुभाव थे। कविता पर हार्दिक धन्यवाद दिया और जब यह कविता प्रकाशित हुई तो साहित्य संसार में धूम मच गई। कदाचित ही किसी गांव को प्रथम ही बार ऐसी ख्याति मिली हो। लोग पढ़ते और विस्मय से एक दूसरे का मुंह ताकते थे। काव्य प्रेमियों में कई सप्ताह तक मतवाली बाला के चर्चे रहे। किसी को विश्वास ही ना आता था कि यह नवजात कवि की रचना है। अब प्रति मास कमला के पृष्ठ बिरजन की कविता से सुशोभित होने लगे और भारत महिला का नाम बच्चे बच्चे की जीवा पर चढ़ गया। कोई समाचार पत्र या पत्रिका ऐसी न थी जो भारत महिला की रचनाओं की इच्छुक न हो। पत्र खोलते ही पाठकों के नेत्र भारत महिला को ढूंढने लगते। हाँ, उसकी दिव्य शक्तियाँ अब किसी को विस्मय में न डालती। उसने स्वयं कविता का आदर्श उच्च कर दिया था। 3 वर्ष तक किसी को भी कुछ पता न लगा कि भारत महिला कौन है। निदान प्राणनाथ से न रहा गया। उन्हें बिरजन पर भक्ति हो गई थी।
वे कई मास से उसका जीवन चरित्र पढ़ने की धुन में थे। सेवती के द्वार धीरे धीरे उन्होंने उसका सब जीवन चरित्र ज्ञात कर लिया और भारत महिला के शीर्षक से एक प्रभावपूरित लेख लिखा। प्राणनाथ ने पहले कभी लेख ना लिखा था, परंतु श्रद्धा ने अभ्यास की कमी पूरी कर दी थी। लेख अत्यंत रोचक, समालोचनात्मक और भावपूर्ण था। इस लेख का मुद्रित होना था कि बिरजन को चारों तरफ से प्रतिष्ठा के उपहार मिलने लगे। राधाचरण मुरादाबाद से उसकी भेंट को आए। कमला, उमा देवी, चंद्रकुमार और कितनी ही पुरानी सखियां जिन्होंने उसे विस्मरण कर दिया था, प्रतिदिन बिरजन के दर्शनों को आने लगी। बड़े बड़े गणमान्य सज्जन जो अभिमान से हाकिमों के सम्मुख भी सिर न झुकाते थे, बिरजन के द्वार पर दर्शन को आते थे। चंद्रा स्वयं तो ना आ सकी, परंतु पत्र में लिखा, जी चाहता है कि तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर घंटों रोऊं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान। अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें तथा इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।